हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आपको जो है विजयनेस मैगजीन के अक्टूबर मंथ वाली जो मैगजीन है उसमें मैं आपको सोशल इशूज़ वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ। कल हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था, युवाओं में नेतृत्व का विकास, यूथ लेड डेवलपमेंट। कल हमने ये टॉपिक को कवर किया था। अब हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, जैसे वृद्धजनों की जो बढ़ती आबादी। पर अभी थोड़ा सा मैं आज काफ़ी बिजी हूँ, तो ये काफ़ी लेंदी आर्टिकल्स हैं, तो मैं सोचा हूँ आपको न्यूज़ एंड शॉर्ट्स पढ़ा दूँ आज। न्यूज़ एंड शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो फिर हम लोग कल से जो है क्लास में ये सभी वाले आर्टिकल्स भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीधे चलते हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट्स वाले आर्टिकल्स पे। ये रहा आपका न्यूज़ एंड शॉर्ट्स वाला आर्टिकल्स। तो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद कुछ आर्टिकल्स को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग कल से जो है रेगुलर जो है वहाँ से आर्टिकल नंबर 4 से पढ़ाएंगे, तो आपको 2 दिन में वो भी सब खत्म करा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को। थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, इसीलिए मैं जो है सोच रहा था गैप ना हो इसमें। तो पहला एक आर्टिकल इसमें यह है कि आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का एक मसौदा जारी किया गया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स टू प्रिवेंट द सुसाइड। इस प्रकार का जो गाइडलाइंस कौन जारी किया है? ये जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ हो गया कि जो गाइडलाइंस जारी की गई सुसाइड को रोकने के लिए, वो किस मंत्रालय ने जारी किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए ये मसौदा जारी किया। इस मसौदे को क्या नाम दिया गया है? उम्मीद। ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद, ये उम्मीद जो है मसौदा किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। किस चीज़ के लिए जारी किया? आत्महत्या को रोकने के लिए, ठीक है। आत्महत्याओं को रोकने के लिए उम्मीद मसौदा जारी किया। ये बात आपको ध्यान देना है। उम्मीद का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर और डेवलप। ये शीर्षक इसका जारी किया गया था। ये दिशा निर्देश जो हैं वो क्या बताते हैं कि रिपोर्ट की जो है आत्मक्षति के मामले में, रिपोर्ट की गई आत्मक्षति के मामले में संवेदनशीलता व समझ को बढ़ाना है, सहायता प्रदान करने के जो स्कूलों को एक निर्देश के रूप में ये कार्य करेंगे। तो ऐसे में जो ये रिपोर्ट है वो क्या करेंगे? स्कूलों को जो है दिशा निर्देश है, ठीक है। ये मसौदा इसमें हर बच्चे का महत्व है। इस अवधारणा का प्रयोग किया गया, हर बच्चे का महत्व है, ठीक। ये क्या है? इसी आत्महत्या को रोकने का जो है ये आधार है कि हर बच्चे का महत्व है, इसीलिए हर बच्चों पर जो है फोकस करना है, ठीक है। आत्महत्या जो होती क्या है कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों, इन दोनों का एक जटिल संरचना होती है, इसी का जटिल रिजल्ट होता है आत्महत्या, ठीक है। ये किसी एक परिस्थिति या घटना जो है इसमें किसी के लिए जो है शायद ही जिम्मेदार होती है ये आत्महत्या, ठीक है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, इसके बाद संयुक्त रूप से इसका एक जटिल जो है परिणाम आत्महत्या आता है। तो आत्महत्या की ओर जो मतलब अगर आप हम लोग देखेंगे तो ये लाइन्स प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। आपको ध्यान भी देना है, ये ऐसे भी ध्यान देना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 आया भारत में, उसने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से इसको हटा दिया। अब अपराध की श्रेणी से आत्महत्या नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में ये चीज़ें आई थी, ठीक है। तो जो आत्महत्या है उसके तरफ ले जाने वाले कारक कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग को डिटेल में ध्यान लेना है। कि व्यक्तिगत कारक क्या है कि बचपन में हुए जो प्रतिकूल अनुभव होते हैं, सोशल मीडिया की जो लत है, ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन है, जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने का जो आंतरिक दबाव है, ये क्या है? ये पर्सनल जो दबाव है, पर्सनल प्रेशर से व्यक्तिगत कारक है। स्कूल क्या है? साथियों शिक्षकों के साथ नकारात्मक संबंधों का अभाव है, धमकाना है, अपमान है, अलगाव है, स्कूल परिषद से जुड़ाव का अभाव है, स्कूलों के जो शैक्षणिक दबाव है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है। परिवार का दबाव होता है, जैसे विवाद हो गई, अशांति हो गया, जैसे वित्तीय कठिनाइयाँ हो, तलाक वगैरह, माता पिता के द्वारा उपेक्षा हो, दुर्व्यवहार हो, विद्यार्थियों पे अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसके दबाव हो, जैसे कोटा में आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों ने आत्महत्या की, तो ये बड़ा मुद्दा बन गया था, ठीक है। और ये हम अभी बना हुआ है। समुदाय और समाज, ये क्या है? मानसिक बीमारी से जुड़ा कलंक, मीडिया में आत्महत्या के मामलों की सनसनीखेज और असंवेदनशील रिपोर्टिंग वगैरह क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये परिस्थितियाँ और कारक हैं जो आत्महत्या की तरफ इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो आत्महत्या की रोकथाम के लिए जो संभावित उपाय हैं वो क्या है? तो वो है कि स्कूल के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वेलनेस टीम का गठन किया जाए। अन्य अनेक जो हितकारक है, जैसे शिक्षक हो गया, स्कूल स्टाफ हो गया, छात्र हो गया, छात्रों के परिवार, उसमें क्षमता निर्माण की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ठीक है। स्कूलों के कामकाज में मानसिक कल्याण को शामिल करते हुए स्कूल में सकारात्मक माहौल बनाया जाए, तुरंत प्रतिक्रिया देना और ऐसी मानसिकता से ग्रस्त छात्रों की जो है सहायता की जाए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आत्महत्या को रोका जा सकता है। इसको आपको अब यहाँ सवाल उठता है कि आपको प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या देखना है। प्रीलिम्स के लिए आपको बस इतना चीज़ देखना है कि ये क्या है इसमें कि जो ड्राफ्ट सुसाइड के लिए बना, इसको रोकने के लिए, सुसाइड रोकने के लिए, उस ड्राफ्ट को किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने। उसका नाम क्या है? उम्मीद, ठीक।
हर बच्चे का महत्व इसमें अवधारणा यूज की गई है। और इसको आपको ये लाइन में ध्यान देना है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में भारत में आत्महत्या को जो है अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये चीज़ को आपको इसमें ध्यान देना है। अब आता है हम लोग श्रेष्ठ योजना। ठीक है, श्रेष्ठ योजना में देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है योजनाएं, क्योंकि स्कीम्स पे रेगुलर सवाल बनते रहे हैं प्रीलिम्स में, तो स्कीम्स को आपको एकदम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक, तो वित्त वर्ष 2023-24 में क्या है कि श्रेष्ठ योजना के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए यानी कि 14.194 करोड़, ठीक है, तो 15 करोड़ रुपए जो है ये कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये आई है सामने। अभी आपने यूपी पीसीएस का एक सवाल देखा होगा कि 2023 में यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में सवाल पूछा कि इसमें जो रक्षा पे व्यय की गई राशि कितनी है, मतलब राशियों कितना व्यय किया जा रहा है, उस पर भी ये मैच दी कॉलम या वगैरह में सवाल बन गया था प्रीलिम्स में। तो आपको पैसों को भी ध्यान देना है कि इनकी 15 करोड़ रुपए जो है श्रेष्ठ योजना पे खर्च किए गए हैं। कौन मंत्रालय है श्रेष्ठ योजना के थ्रू संचालित करने वाला? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये मंत्रालय को ध्यान देना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो श्रेष्ठ योजना पर जो है ये इसका मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय है। ये क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, सेंट्रल की स्कीम है ये। इसका उद्देश्य क्या है ये आपको प्रीलिम्स के लिए देखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवा से वंचित अनुसूचित जाति वाले जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें अंतरालों को, गैप्स को भरना है। इसके लिए जो है स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाता है और अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक परिवेश बनाया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप मुख्य उद्देश्य को ध्यान दिए रहिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जाति SC वाले, ठीक है, SC कैटेगरी के, यहाँ ST नहीं, ठीक है। अब लाभ क्या होगा? जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो अनुसूचित जाति हैं उसके गरीब और मेधावी बच्चों को जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा देना है। यहाँ ध्यान देना है आपको, आवासीय शिक्षा यानी कि उन्हें हॉस्टल भी मिलेगा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक की? 9 से लेकर के 12वीं तक की। कौन से बच्चों को? SC बच्चों को, ठीक है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होती है? मोड मतलब एक जिला प्रशासन होता है, दूसरा जो है वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो होते हैं या NGO होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है। अब आता है बच्चों में कुपोषण की पहचान प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ द malnutrition इन द चिल्ड्रंस। ये बात यहाँ पे आई आर्टिकल्स में। तो ये क्या है कि बच्चों में जो कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल को ये जो है मानकीकृत किया गया है, ठीक। किसने किया है? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है ये इसने, और ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के सहयोग से जो है ये प्रोटोकॉल को आरंभ किया। मतलब इसमें 3 मंत्रालयों का सहयोग है, जिसमें एक केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय हो गया, एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया, तीसरा जो है वो कौन सा हो गया? आयुष मंत्रालय, ठीक है, ये आयुष मंत्रालय हो गया। ये प्रोटोकॉल क्या करेगा? आंगनबाड़ी स्तर पे जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान करेगा और प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश देगा, ठीक है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं malnutrition वाले, उनका पहचान और उपचार किसके थ्रू होता है? मिशन पोषण 2.0 इसका अभिन्न पहलू है। कब शुरू किया गया था? सन को थोड़ा आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग कि आपको पता है कि नहीं मिशन पोषण का, ठीक है। तो कुपोषित बच्चे हैं उनका उपचार और जो इसमें इसी का जो है अभिन्न पहलू है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। तो प्रोटोकॉल की प्रमुख घटक क्या क्या है? जो कुपोषित बच्चे उसके विकास की निगरानी की जाए, एपेटाइट टेस्ट हो, पोषण संबंधी स्थिति का प्रबंधन हो। एपेटाइट टेस्ट में क्या होगा? वजन के अनुसार जो है भोजन दिया जाएगा। अगर मतलब कोई बच्चा भोजन का 3/4 ग्रहण नहीं कर पाता तो उसे जो है पोषण पुनर्सुधार केंद्र में भेजा जाता है, यानी कि आपको ध्यान देना नेशनल न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उसको भेज दिया जाता है ताकि उसके पोषण में सुधार हो सके। आवश्यक जो मानदंड पूरा करेंगे बच्चे, उन्हें क्या हुआ कि उन्हें बाद की जो देखभाल होगी उसको पूरी कराई जाएगी। बड़ी मदर यानी बड़ी मदर का जो है ये पहल शुरू की गई है कि इस पहल के तहत क्या है कि एक स्वस्थ बच्चे की माता हर हफ्ते क्या है आंगनबाड़ी केंद्र में एक कुपोषित बच्चे की माता का क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये कुपोषण पे या फिर किसी अन्य चीज़ पे, मतलब ये महिलाओं से संबंधित मुद्दों पे या कुपोषण पे अगर UPSC के मेंस में सवाल बने, ठीक है, UPSC के मेंस में सवाल बने तो ये आपको लिख देंगे अगर आप, तो सच बता रहे हैं ये अच्छी एक सबसे मतलब ये वैल्यू एडिशन होगा और एकदम यूनिक होगा क्योंकि जो बड़ी मदर का जो पहल है ये बड़ी मदर का, इसमें क्या होता है कि जो एक स्वस्थ माता होती है ना, स्वस्थ माता, वो जो कुपोषित माता जो है बच्चे की माता है उसको मार्गदर्शन करेगी। इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? असम में किया गया था, ठीक। यह आहार में जो है विविधता लाने को प्रोत्साहित करता है और भोजन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
उसको शामिल करने की सलाह देता है। ठीक है, तो ये अभी इसमें क्या है कि अभी भारत में अभी डेटा दिया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चे हैं, 7.7% बच्चे क्या हैं, गंभीर दुबलेपन की समस्या से जो है ये ग्रस्त हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी मदर का जो पहल है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था और इसमें क्या होता है। ठीक, स्पीसीज जो है पहल 2030, ये क्या है, स्पीसीज, ये WHO की एक वैश्विक पहल है। इसमें आपको ध्यान देना है SPECS, ये किसकी पहल है, WHO की पहल है, WHO की पहल है। ठीक, ये क्या करती है, दृष्टि बाधा और दृष्टिहीनता से जुड़ी समस्याएं होती है उसको दूर करने पर केंद्रित करती है। इसका लक्ष्य क्या है, दृष्टि बाधा और दृष्टिहीनता से ग्रस्त सभी जो लोगों हैं उसकी आँखों की देखभाल उपचार करना है, उसको तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उद्देश्य क्या है इसका, ये क्या करेंगे, जो चश्मा लगाने वाले जो लोग होते हैं उसका रिपोर्टिंग करती है, यानी कितने लोग चश्मा लगाएं उसकी संख्या का रिपोर्टिंग करेगी। तो भारत में क्या है कि भारत में जो है 10 करोड़ से ऐसे लोग हैं जिनकी आँखों की देखभाल और चश्मे की ज़रूरत है। तो इस स्पीसीज जो पहल है वो इस समस्या को दूर करने में मदद करेगी। जो निकट दृष्टि है, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया, आपने देखा होगा मायोपिया, आपने पढ़ा भी होगा इसको ये कैसे दूर होता है, कॉन्केव लेंस से दूर होता है मायोपिया। ठीक है, जो दूर दृष्टि दोष होता है हाइपरमाइट्रोपिया, इससे कैसे दूर होता है, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, अब प्रेशर बायोपिया, ये क्या होता है, ये पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आंखों की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे क्या ये कैसे ठीक होता है, ये बायोफोकल लेंस द्वारा ठीक होता है। आपको ध्यान देना है प्रेशर बायोपिया का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट की हक्की पिक्की जनजाति के बारे में ये सवाल आपको मतलब प्रीलिम्स में भर भर के मिलते रहते हैं। तो जनजाति के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हक्की पिक्की जनजाति क्या है। ये कर्नाटक की जो है अर्ध घुमंतु जनजाति है हक्की पिक्की। ठीक है, ये क्या करती है, ये इसको कर्नाटक की जनजाति, इसको ध्यान देना आपको कि हक्की पिक्की जनजाति है वो कर्नाटक जनजाति है। वो उसमें मात्र सत्तात्मक समुदाय पाया जाता है, यानी जो है यहाँ सत्तात्मक समाज नहीं होता। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा वो कौन सी है इसकी, हक्की पिक्की की वाघरी है। ये इंडेंजर्ड भाषाओं की सूची में है। इसको किसने घोषित किया, यूनेस्को ने जो है इसको घोषित किया है। ये लोग जो है देशज औषधियों के लिए जाने जाते हैं। हक्की पिक्की का मतलब है कि ये लोग चिड़ियों का, पक्षियों का शिकारी या चिड़ीमार के रूप में जानते हैं लोग। ये लोग हक्की का अर्थ पक्षी होता है, पिक्की का अर्थ शिकारी होता है। तो चिड़ियों के लोग शिकार करते थे, फिर इनके जो पेशा था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो फिर इसके बाद उनका 1970 के दशक में पुनर्वास हुआ। तो आपको ध्यान देना है हक्की पिक्की जनजाति जो है ये कर्नाटक की अर्ध घुमंतु जनजाति है। यहाँ आपका न्यूज इन शॉर्ट्स खत्म हो गया। ये प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो इसको थोड़ा आप लोग इसको देखिएगा और ये यहाँ क्विज़ है, क्विज़ ज़रूर दीजिएगा इसमें। ठीक, तो इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले आर्टिकल्स वाले सेक्शन में। तो इसमें 12वां आर्टिकल हम लोग देखते हैं। ठीक, कल से हम जो है हम कितना पढ़ेंगे, कल से हम लोग चौथे वाले आर्टिकल को पढ़ेंगे, 5वें 6वें 7वें सब, और उसके बाद 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 12वां तो आज मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो मात्र हमें कितना आर्टिकल बचा हुआ है, 6 आर्टिकल बचे हुए हैं, 6-7 आर्टिकल बचे हुए हैं, उसको हम लोग 2 दिन में निपटा देंगे। तो स्पोर्ट्स इन इंडिया ये दिया हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अचानक से देखिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स ने जो है खेलों पे सवाल पूछना बंद कर दिया था, और 2022 में अचानक क्या हुआ, 2022 के प्रीलिम्स में यूपीएससी के खेलों पे सवाल आ गया। स्पोर्ट्स पे समझ 3-3 सवाल या 2-2 सवाल, 2 या 3 सवाल आ चुके थे प्रीलिम्स में। तो मतलब ये काफ़ी, अभी क्या पूछ दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपको कि सब पढ़ लेना। और यूपीपीसीएस में तो ये फोकस करता ही करता है। तो भारत में खेल है स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल 107 पदक जीता, जिसमें 28 स्वर्ण था, 38 रजत था और 41 कांस्य था। ठीक, तो भारत के जो पदक तालिका में स्थान कौन सा रहा, वो 4था स्थान रहा। अब मतलब ये 18वें एशियाई खेल में क्या है कि मतलब भारत ने क्या कितना जीता था, 18वें एशियाई खेल में 70 पदक, अभी जो है वर्तमान में 107, यानी कि 37 पदक जो है अधिक जीता भारत ने। तो अभी वर्तमान में देखा जाए जो एशियाई जो हुआ गेम, उसमें क्या हुआ कि जो चीन ने पदक तालिका में सबसे अधिक पदक जीता, 383। उसके बाद जापान था, उसके बाद साउथ कोरिया था, उसके बाद किसका स्थान था, भारत का स्थान था। उसके बाद किसका स्थान था, भारत का। ठीक है, तो खेलों के बेहतर के लिए भारत के जो अच्छा हुआ, इसका प्रदर्शन करने का जो उत्तरदायी कारक था वो क्या था, वो हम लोग जानते हैं। तो भारत में जो खेल है उसमें अच्छा प्रदर्शन इसलिए हुआ, खेल गवर्नेंस में कुछ सुधार हुआ। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2011 में भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को लागू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो कामकाज हो रहा है खेलों के संबंध में, उसमें पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए। इससे जो है, इससे राष्ट्रीय स्तर पर खेल के प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक,
इसके बाद क्या हुआ कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इसने क्या बोला, खेल जो संबंधी अवसंरचनाएं थी उसको सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे अलग अलग हिस्सों में कई सारे स्टेडियम बनाए, विश्व स्तरीय कोच था, स्पोर्ट्स चिकित्सक थे और प्रशिक्षक नियुक्त किए गए। फाइनेंस, इसमें क्या कि युवा और कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बजटीय आवंटन में 2022-23 की तुलना में 11% की वृद्धि कर दी 2023-24 में। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ था कि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई कैसे सब चीज़ें होंगी। तो फाइनेंस यानी कि बजट जो है इसका बढ़ाया गया। राज्यों की भूमिका जो है ये बहुत अच्छे स्तर पे चलाई गई। अब उदाहरण के लिए क्या है कि प्रयास किए गए, जैसे यूपी ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है हाल ही में, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स के लिए एकदम याद कर लीजिएगा इसको, क्या, एक जिला एक खेल योजना, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। इन सारी चीज़ें फिर अभी इसके बाद कॉर्पोरेट्स की भूमिका भी बनी रही। कॉर्पोरेट्स में भूमिका कैसे बनी रही, कई सारी कंपनियों ने CSR का यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उपयोग करके खेलों को बढ़ावा दिया। ये आपने CSR के बारे में मैंने आपको 2 बार पढ़ा चुका है मैगजीन वाले क्लासेस में ही, ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा, अगस्त मंथ के मैगजीन में जरूर होंगे। तो समुदाय आधारित खेल ये क्या है, ये इसके तहत खेल और शारीरिक गतिविधियों पर लीग, फिटनेस क्लासेस, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, समाज में प्रतिष्ठा मिलना। अब क्या था कि पहले के लोग जो है कुछ ही खेलों को जो है समाज में प्रतिष्ठा सम्मान मिलता था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि नज़रिया बदला है, ठीक, नज़रिया बदला है। बहुत सारे सभी खेलों को जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल जो प्रतिस्पर्धाएं थीं आयोजित की गई, इससे भी जो है एथलीटों को अपना प्रदर्शन करने का मौका मिला, प्रतिभा को निखारने का मौका मिला, ठीक है। तो अभी क्या है कि वर्तमान में भारत में खेलों की स्थिति क्या है, तो भारत में क्या है कि जो खेल हैं उसको देखना है। तो भारत में खेल क्या है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूची 2 की प्रविष्टि 33 यानी कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है MYAS, इसके अधीन जो है एक साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अभी क्या करता है, खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है, राज्य खेल महासंघ है और स्टेट जो है ये भी है। ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, राज्य खेल महासंघ ये कार्य कर रहे हैं। इससे जो है लोगों को फ़ायदा हुआ है, स्पोर्ट्स एथलीट को फ़ायदा हुआ है। कुछ खेल ऐसे थे जो कि ओलंपिक में शामिल नहीं थे, उनके लिए अलग बोर्ड्स और प्रशासन, जैसे कि BCCI हो गया, ये ठीक है, ये ओलंपिक में नहीं है तो इस नहीं था, तो उसके लिए जो है अलग से जो है इसमें बोर्ड और प्रशासन बना दिया गया। अभी क्या है, खेलों का महत्व पे यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक। तो खेलों का महत्व है क्या, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है इसमें सुधार आता है। स्पोर्ट्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाने और सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण साधन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत बेहतरीन लाइन है। स्पोर्ट्स क्या है, हम लोग इग्नोर करते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, विशेष पहचान बनाती है। और सॉफ्ट पावर, किसी भी देश की 2 पावर होती है। मैंने सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बारे में जो है बहुत अच्छे से ये जुलाई वाले मैगजीन्स में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ों को बताया था, कैसे जोसेफ नाई ने कॉन्सेप्ट दिया और अन्य चीज़ें ने जो है वो आई थी, ठीक है। दो पावर होती हैं किसी भी देश की, एक होती है हार्ड पावर, दूसरा होता है सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर में मिलिट्री वगैरह हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, मिलिट्री हो गया, आर्टिलरीज हो गए, वेपन्स हो गए, ठीक है, साइबर वॉरफेयर सिस्टम हो गया, मतलब ये सारे डिफेंस सिस्टम हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं हार्ड पावर्स में। सॉफ्ट पावर्स में क्या आती हैं, आपके मूवीज़ हो गई, फिल्म्स हो गए, खान पान, रहन सहन, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है ये आपके सॉफ्ट पावर्स होते हैं। इससे भी जनमत है, जो विश्व समुदाय का जनमत होता है, उसको हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। और ये जो है मैंने आपको इजराइल वाले युद्ध में भी बताया था कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो है खेल क्या है, पारंपरिक संस्कृति को हमें बढ़ावा देते हैं, एकता और समानता को जो है ये भी बढ़ावा देते हैं, युवाओं को सशक्त बनाते हैं और राजस्व और रोजगार के अवसर भी ये पैदा करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आता है कि खेलों को बढ़ावा देने में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, ये चीज़ अब यहाँ से पढ़िए। आपने महत्व पढ़ लिया, आपने भारत में स्थिति देख ली, क्यों बढ़ा, अब आते हैं चुनौतियों पे। ये तरीका होता है यहाँ पे, ठीक। इसलिए जो है अगर आप अपने से पढ़ते, जाहिर सी बात है जो क्रम बता रहा हूँ वो क्रम गड़बड़ हो जाता है आपका, ठीक है, पक्का गड़बड़ होता है। तो इसलिए जो है आपको समझ में भी नहीं आता सब चीज़ें। तो खेल पदानुक्रम क्या है कि खेल जो है खेलों में निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर क्या है, पदानुक्रम का अभाव है, हायरार्की का अभाव है यहाँ पे, ठीक है। खराब शासन व्यवस्था है, जो चुनौतियाँ हैं उसमें क्या सबसे बड़ा जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं है जो शासन है। सभी जो खेल संघ है उसमें कम विशेषज्ञता वाले जो पॉलिटिशियन है उसमें प्रभाव है, जैसे कि भाई भतीजावाद, जैसे कि BCCI के अध्यक्ष को देख लीजिए, सेक्रेटरी को देख लीजिए,
इसी के साथ साथ जो है जो जितने सारे क्रिकेट एसोसिएशन हैं उसमें देख लीजिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देख लीजिए। इसके साथ साथ जो कुश्ती संघ पे विवाद हुआ, कुश्ती संघ में जो खिलाड़ियों ने जितना प्रदर्शन किया वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पे भी एक जो सांसद थे उन पे भी आरोप लगे बहुत सारे, कुछ भी मतलब पारदर्शित नहीं तरीके से है। और हालांकि इंडियन जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ था उसने कुश्ती को सस्पेंड भी किया, भारतीय कुश्ती महासंघ को। तो ये सब चीज़ें जो है ये समस्याएं हैं यहाँ पर, ठीक है। समाज और सामाजिक गतिविधियों की बदलती प्रकृति क्या है, शहरीकरण और डिजिटीकरण से जो है कई सारे बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में जो है क्या है कि बदलाव आया है। लोग स्पोर्ट्स में कम रुचि ले रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल डिवाइस और अन्य चीज़ों पर ये लोग निर्भर हो जा रहे हैं। पारिश्रमिक और रोजगार सुरक्षा का यहाँ पे अभाव तो है ही। बच्चों के लिए क्या है कि पेशेवर के रूप में खेल के करियर को चुनने में बहुत सारे लोग हिचकते हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है वित्त पोषण कम भी है। आवंटन क्या है कि आवंटन प्रति व्यक्ति आवंटन 24 रुपये है, तो ये क्या है, बहुत गड़बड़ है तो, ठीक। मनोवैज्ञानिक समर्थन भी नहीं मिल पाता, प्रशिक्षण का पूरी तरह से जो है ये क्या है कि भारत में जो है खेल क्या है पूरी तरह से खेल उन्मुख है। अब मानसिक रूप से लोगों को तैयार करने की बात यहाँ पे ये वाला अप्रोच नहीं है इसमें, ठीक। तो मानसिक रूप से मजबूत करने को एथलीट को ध्यान बहुत कम दिया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, ये भी समस्या है। खिलाड़ियों के चयन के लिए सुविधाएं के लिए क्षेत्रवाद का होना बहुत दिक्कत है। जैसे हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में क्या है बहुत सारी सुविधाएं बेहतर हैं, फिर यौन उत्पीड़न की शिकायतें हैं, क्रिकेट को बहुत सारी बहुत अधिक महत्व दिया जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है खेल के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो अभी क्या है कि हाल ही में कुछ स्कीम्स भी हैं, पहले भी हैं। तो पहले क्या है उसको देख लेते हैं। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाया गया इसमें क्या कि एथलीटों के मुख्य समूह को सभी आवश्यक सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे विदेशी इन्वायरमेंट, एथलीट विशिष्ट कोच, प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा वगैरह सब चीज़ें हैं, ठीक है। स्कीम्स को किससे सहायता दी जा रही है, NSDF से, यानी राष्ट्रीय खेल विकास कोष से। खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा खेलो इंडिया का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ, तो थोड़ा सा इसको बताइएगा तो कमेंट करके। खेलो इंडिया क्या है, एथलीटों को जो है अपनी प्रतिभा के लिए राष्ट्रीय मंच देता है, और जो योग्य एथलीट होते हैं उनके पहचान करके प्रदर्शन में निखार लाता है, वित्तीय सहायता भी देता है। इसके तहत क्या है, सभी राज्यों में जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी स्थापित किए गए। फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया गया भारतीयों के बीच शारीरिक फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए भी, ये याद रखिए कि सब जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया। खेल को समर्पित भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो बनाया गया मणिपुर में, ठीक है। कहाँ बनाया गया, मणिपुर में, इसको आपको ध्यान देना है। तो क्या है कि खेल के आयोजन के प्रदर्शन में और सुधार के लिए कौन कौन से आवश्यक उपाय किए जाने जरूरी हैं, तो ये आपको अब देखना है कि क्या क्या उपाय होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF, उसके हिस्से के रूप में स्पोर्ट्स एजुकेशन को शामिल किया जाए, उसके लिए मसौदा तैयार करके अंतिम रूप दिया जाए और देश भर में लागू किया जाए, ठीक। निरीक्षण हो, ब्लॉक और जिला स्तर पर खेलों के जो महासंघ की स्थापना की जाए और खेल अकादमी की निगरानी की जाए। खेल प्रशासन से जुड़े लोगों को शामिल किया जाए इसमें, जिससे क्या होगा कि जो खेल के लोग जुड़े होंगे वही प्रशासन करेंगे, तो उससे खेल में उचित निर्णय लेना संभव होगा। अधिक प्रभावी और ज्ञान आधारित नीतियाँ बनाई जाए, ठीक है। अभी क्या है कि क्षेत्रीय जो असमानता उसको दूर किया जाए, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अवसंरचना और अल्प अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त फंडिंग हो, ठीक है। ग्रामीण शहरी और जो इसके बीच में डिवीज़न है, ये जो विभाजन उसको कवर करके ख़त्म किया जाए। वित्त पोषण को बढ़ाया जाए, बजटीय आवंटन को, विश्व स्तरीय अवसंरचना बढ़ाई जाए, प्रशिक्षण उपकरण हो, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हो, विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो है निजी भागीदारी को भी बढ़ाया जाए, रोजगार इसमें उपलब्ध कराया जाए, ठीक। इसके साथ क्या है कि खिलाड़ियों को सम्मान और उनके प्रति नज़रियों में बदलाव लिया जाए, तो इनसे जो है हम अपने खेलों में अधिक जो है प्रगति पा सकेंगे, ठीक। तो स्पोर्ट्स के बारे में अगर अधिक कुछ जानना है तो इस QR कोड को आप स्कैन करके और अधिक जान सकते हैं। तो हमने 12वां वाला आर्टिकल भी कवर कर लिया। तो अब हम लोग कल की क्लास में का आर्टिकल्स नंबर जो है 4 से शुरू करेंगे और 4, 5, 6, 7 चार आर्टिकल कवर करेंगे और परसों 4 आर्टिकल कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है हम लोग का ख़त्म हो जाएंगी कल की क्लास के बाद 23 तारीख को। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ डेली फैक्ट्स जो है स्टडी फॉर ISPCS डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्ट डेली आपको प्रीलिम्स के लिए मिल रहे हैं और अन्य सूचनाएं भी वहाँ मिलती रहती हैं। इसको आप लोग ज्वाइन करके वीडियोज़ को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।